हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका इस कक्षा के अंदर। देखिए, फिजिक्स की आज की हमारी क्लास है और फिजिक्स की क्लास जो आज रहेगी इसके अंदर टॉपिक आपने थंबनेल से भी मेंशन मैंने किया हुआ है, वहां से पढ़ लिया होगा। मिरर से बनने वाले न्यूमेरिकल्स के ऊपर आज की क्लास रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि आजकल चाहे सीईटी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी या रेलवे, कोई भी एग्जाम दो, मुख्य रूप से तीन ही प्रकार के एग्जाम होते हैं। सो इन तीनों ही प्रकार के, तीनों कैटेगरीज के अंडर में जितने भी एग्जाम्स आते हैं उन सब का लेवल बेटा आज इस हद तक जा चुका है कि आपको पता है कि सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन से काम नहीं चलने वाला। सो न्यूमेरिकल्स की पॉसिबिलिटी बनती है, इसीलिए हम न्यूमेरिकल्स की ही आज की हमारी क्लास रहेगी। और आज की क्लास का मेरा उद्देश्य ये है कि पूरी फिजिक्स के अंदर, पूरी फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से न्यूमेरिकल बनने के चांस सबसे ज़्यादा है, उसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। वही टॉपिक आपका सामने लिखा हुआ आपके मिरर का हमारा टॉपिक रहेगा। मिरर से बनने वाले न्यूमेरिकल्स इस क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मिरर से बनने वाले न्यूमेरिकल स्टडी किए जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब मेरी क्लास को दो प्रकार के बच्चे देख रहे होंगे। अब अपनी कक्षा के अंदर दो प्रकार के बच्चे हैं। एक वो जिन्होंने पहले कंसेप्ट मुझसे पढ़ लिया है इस लेंस या मिरर के बारे में, एक ऑप्टिक्स का चैप्टर मैंने आपको करवाया है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्टिक्स का चैप्टर मेरे से ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी मोड में पढ़ा हुआ है, एक तो वो बच्चे मिलेंगे जिनका बेस बिल्कुल मजबूत है, जिनको पहले से पता है कि मिरर किस प्रकार के होते हैं या कितने टाइप के होते हैं, क्या उनके बारे में बातें होती हैं, वो उन बच्चों को पहले से ही पता है। अब इसके अलावा बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हो सकता है कि कंसेप्ट मेरे से ना पढ़ा हो इस चैप्टर का, वो सीधे के सीधे यहाँ न्यूमेरिकल्स पे आ गए हों। तो देखो, ये क्लास जो रहेगी दोनों ही प्रकार के बच्चे के लिए। कभी आप सोचो कि सर कंसेप्ट हमने किया नहीं, न्यूमेरिकल कैसे समझ में आएंगे। बेटा बस आपको क्या करना पड़ेगा, जिन्होंने कंसेप्ट कर लिया उनको मेरी बातों पर विश्वास करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो कंसेप्ट किया वो कंसेप्ट उनको बोलेगा हाँ सर सही कह रहे हैं। जिन बच्चों ने कंसेप्ट नहीं किया है उनको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करना, डायरेक्टली मेरी बातों पर विश्वास करना है कि हाँ सर कनकेव ऐसा होता होगा, ऐसा मिरर होता होगा, इतनी प्रकार की चीज़ें होती होंगी। जहाँ भी इन चीज़ों का यूज होना, वो बच्चे सिर्फ भरोसा करेंगे हाँ सर ऐसा कुछ होता है। क्वेश्चंस डेफिनेटली समझ में आएंगे, चाहे कोई भी बच्चा हो। ठीक है ना। और आज की क्लास से ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज की क्लास से मिरर के बारे में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आज के कंसेप्ट से सारे के सारे क्वेश्चन्स को आप होल्ड करने लायक हो जाओगे। तो सिर्फ ये क्लास रहेगी, लगभग 30 से 40 या 50 मिनट तक भी हो सकती है। आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि ज़्यादा अच्छे से अच्छा आपको समझाऊँ, ताकि क्लास के अंदर इस क्लास का बेनिफिट मिले आपको। ठीक है, चलिए। मिरर या दर्पण जिसको हम कहेंगे, ये आपके सामने लिखा हुआ है। मिरर या दर्पण आपके सामने लिखा हुआ है। और दर्पण की बेसिक देखो, पहले 5 से 10 मिनट में इस प्रकार से स्पेंड करूंगा कि मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगा। मैं आपको मिरर या दर्पण के बारे में बेसिक बातें बता देता हूं एक बार, ताकि आपको जब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सोल्व करो तो इन बातों को अप्लाई करके लगातार क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर सको। ठीक है, तो चलिए बेसिक बातें क्या है। जैसा कि आप जानते हो कि सर मिरर जो होते हैं ना, दर्पण जो होते हैं सर, वो दर्पण दो प्रकार के होते हैं सर। एक तो दर्पण या मिरर होता है सर जिसको प्लेन मिरर कहा जाता है, समतल दर्पण सर। एक होता है स्फेरिकल मिरर सर, गोलीय दर्पण जिसको कहा जाता है। एक समतल दर्पण सर, एक गोलीय, यानी प्लेन और स्फेरिकल, दो प्रकार के होते हैं सर। हमें पहले से ही पता है इस बात का। अब सर प्लेन मिरर जो, उससे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। प्लेन मिरर से, समतल दर्पण से कोई न्यूमेरिकल नहीं। न्यूमेरिकल तब आएगा ना जब कोई मिरर किसी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करके दिखाएगा, है ना। अब वो तो बिल्कुल सब कुछ सेम रखता है, सारा प्रोपोर्शन सेम होता है उसके अंदर। तो प्लेन मिरर से कोई क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है स्फेरिकल मिरर से। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक कनकेव जिसको अवतल दर्पण कहते हैं, एक कॉन्वेक्स जिसको उत्तल दर्पण कहा जाता है। एक कॉनकेव जिसको अवतल दर्पण कहते हैं, एक कॉन्वेक्स जिसको उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो अब हमें इन्हीं दोनों दर्पणों से बनने वाले क्वेश्चन देखने हैं, एक कनकेव से, एक कॉन्वेक्स से। पहले बेसिक से बता देता हूं आपको, कॉनकेव कैसा होता है, अवतल दर्पण कैसा होता है, कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण कैसा होता है। पहले मैं इन दोनों के बारे में आपको कुछ विशेष चर्चाएं बता देता हूँ। देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो मिरर जब भी आप पढ़ते हो ना, तो मिरर को आप इस प्रकार का पढ़ते हो, इस प्रकार का एक दर्पण आप पढ़ते हो। जब भी पढ़ोगे आप इस प्रकार का एक दर्पण पढ़ोगे, ठीक है। या फिर इस प्रकार का ही पढ़ते हो, इस प्रकार से पढ़ते हो, है ना। जब भी आप कोई भी दर्पण या मिरर पढ़ते हो तो या तो इस प्रकार का देखोगे या उस प्रकार का। कहने की बात है सर, ये बैक साइड होती है इसकी, मिरर की, ये बैक साइड, ठीक है, बैक साइड।
और इस दर्पण में ये बैक साइड है, ये बैक साइड है ये, ठीक है। ये रिप्रेजेंट क्यों कर रहा हूँ सबका सब बताऊंगा, बिल्कुल थोड़ा सा पेशेंस रखें, न्यूमेरिकल्स है, पेशेंस रखना पड़ेगा। हवा में अगर हम दौड़ते चले जाएंगे न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। देखिए ये वाला सरफेस जो है ना, देखो ये तो बैक सरफेस बता दिया मैंने, ये वाला सरफेस वो सरफेस है जिसके सामने कोई वस्तु रखी जाती है। तो यहाँ पे जो वस्तु रखी जाती है इस सरफेस के सामने रखी जाती है, और ये जो मिरर है इसमें इस सरफेस के सामने रखी जाती है। अब कहने की बात ये कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई जो दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर थे ना, उनमें से ये तो होता है अवतल दर्पण, ये तो होता है कौन सा बेटा, अवतल दर्पण। कॉनकेव होता है बेटा, ये अवतल होता है, और ये होता है कॉन्वेक्स। दो प्रकार के दर्पण हो सकते हैं, मैंने कहा जिनसे न्यूमेरिकल्स आएंगे दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव कैसा होता है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, देखिए अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। और कॉन्वेक्स कौन सा होता है, जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। इंग्लिश में बोल सकते हो कर्व्ड इनवर्ड, और ये होता है कर्व्ड आउटवर्ड। ये कर्व्ड इनवर्ड और ये होता है कर्व्ड आउटवर्ड। ये दो प्रकार के मिरर होते हैं हमारे पास में। मुझे बताओ इतनी बात क्लियर हो गई ना, बिल्कुल बेस बनाता चलूंगा आपका, और कब न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो जाएंगे आपको खुद पता नहीं लगेगा बेटा, ठीक है सर। अब इन मिरर से रिलेटेड कोई भी आपका अगर मिरर है, उस मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं। वैसे तो कंसेप्ट जब हम करते हैं तो उनको डिटेल में उनके डेफिनेशन के साथ करते हैं। यहाँ डेफिनेशन क्या हो सकता है, नहीं जस्ट माइंड के अंदर आपको याद रखना कि हाँ सर इस प्रकार की कुछ चीज़ें होती थी। कौन कौन से टर्म देखो, अगर आप किसी भी मिरर को एक पूरा सर्कल बना दोगे, किसी भी दर्पण को, किसी भी मिरर को आप पूरा सर्कल बनाओगे ना, तो उस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर भी होगा। तो उस सर्कल का जहाँ भी सेंटर आता है इस लाइन के ऊपर, उसको कहा जाता है सी, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं बेटा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये चीज़ें कंसेप्ट में आपको बता चुका, बट यहाँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितनी बात है वो आपको रिमाइंड हो जाए एक बार, ठीक है सर। वक्रता केंद्र, इसी के ये जो पॉइंट है ना, ये इसको बोलते हैं पोल, पोल बोलते हैं बेटा, इसको ध्रुव कहा जाता है, ठीक है सर। इन दोनों के ही बीच में, दोनों के ही बीच में होता है एक एफ, फोकस बोलते हैं जिसको जिसको बोलते हैं फोकस, यानी एफ। यानी कि ये जो सर्कल कंप्लीट जिस साइड में होता है उसी साइड में सारी चीज़ें, और बहुत ही ज़्यादा दूरी पर एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं इनफाइनाइट, बहुत ही ज़्यादा दूरी पर एक पॉइंट होता है इनफाइनाइट जिसको अनंत कहा जाता है, ठीक है। ठीक है सर, ये चीज़ें हो गई सर, 3 पॉइंट समझ में आ गया सर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनफाइनाइट। और फोकस से लेकर के पोल तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, इसको कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं बेटा इसको कहते हैं फोकस दूरी। फोकल लेंथ भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको फोकल लेंथ भी कहा जाता है। और ये जो सेंटर है, सेंटर यहाँ से लेकर के पोल तक की दूरी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस कहते हैं बेटा इसको, त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर, या रेडियस सिंपल कह देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है फोकस दूरी। क्लियर? तो मैंने आपको क्या क्या बताया, यहाँ पे होता है बेटा पोल, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर, यानी वक्रता के अंदर। वक्रता के अंदर से दूरी त्रिज्या कहलाती है, फोकस से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये इतने सारे पॉइंट है, इतना क्लियर है? ये बेसिक बात है, बेसिक है पहले वाला। ऐसे ही सेम टू सेम उसके अंदर भी होता है। उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी ऐसे ही, अगर आप इस सर्कल को पूरा कर दोगे तो इस सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर भी आएगा। सपोज करो कि सर्कल का यहाँ पे सेंटर आ गया, तो ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे पोल, और इन दोनों के बीच में फोकस। फिर से वही, यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या यानी रेडियस। ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता। और बहुत ही दूरी पर क्या होता है, एक पॉइंट इनफाइनाइट होता है। ऑब्जेक्ट इधर रखे जाते हैं, ठीक है। ठीक है सर। सो मुझे बताओ इतनी बात बिल्कुल क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर आपको इतना क्लियर है ना, तो इसका मतलब आपका बेसिक क्लियर हो गया। अब सिर्फ एक चीज़ मुझे और सिखानी बाकी है, उसके बाद डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर इतना आपको क्लियर हो गया
तो अब देखिए भाई, मैं इन दोनों को इरेज करता हूँ और इन दोनों को इरेज करके उसके बाद फिर एक नए डायग्राम से मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाऊंगा। लेकिन मैं एक बार कुछ चीज़ें आपको यहाँ से भी एस्टिमेट देना चाहता हूँ, एक बार देख लीजिए, मैं आपको एस्टिमेट दे देता हूँ। कोई भी मिरर है, कोई भी दर्पण है, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, आपको ही पता है। सपोज करो भाई, मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट, क्या है, मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, ये कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया इस मिरर के सामने रख दिया। मान लो इस ऑब्जेक्ट जो है ना, इस ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है वो है एच मान लिया मैंने इस ऑब्जेक्ट की लंबाई। इस ऑब्जेक्ट की कहीं ना कहीं इमेज भी बनेगी बेटा, कहीं ना कहीं इमेज भी बनेगी ना इस ऑब्जेक्ट की। सपोज कर लो सर यहाँ पे इमेज बन गई, ये बन गई सर यहाँ पे इमेज बन गई सर इमेज, ठीक है सर। अब पोल जो है ना, पोल से इस ऑब्जेक्ट जहाँ पे वस्तु रखी हुई है, इस पोल से इस वस्तु तक की दूरी जो होती है ना, उसको फिजिक्स में हम यू से शो करते हैं। और जो इमेज जितनी दूरी पर बनती है ना, ये इमेज यहाँ बनी है ना, तो ध्रुव से लेकर के यहाँ तक की दूरी, इसको वी से शो करते हैं, इसको यू से, इसको वी से शो करते हैं ये बात आपने याद रखना। कि प्रतिबिंब जहाँ बनेगी, प्रतिबिंब की दूरी वी से शो करते हैं और ऑब्जेक्ट की दूरी यू से। इसको जो आपने वस्तु ली है, वस्तु का साइज को एच बोलते हैं, और प्रतिबिंब जो बना है उसका, इमेज जो बनी है, उसके साइज को एच डैश से बोला जाता है, उसके साइज को एच डैश से बोला जाता है। ऐसे यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ये सपोज करो आपने रख दिया, सपोज करो आपने ले लिया ऑब्जेक्ट, कहीं ना कहीं इसकी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, सपोज करो कहीं भी बन गई, यहाँ इसकी इमेज बन गई, तो ये ऑब्जेक्ट की दूरी जो है यहाँ से पोल से वो यू ली जाती है, इमेज की दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक वी ली जाएगी आपकी। फोकस दूरी आपको पता ही है, फोकस दूरी तो ये क्या होती है, आप इसकी ऐप से शो करते हैं, स्मॉल ऐप से, ये बात तो हमें पहले से ही पता है तो ये 3 पॉइंट आपको याद हो गए, यू किसको माना जाता है, वी किसको, और वही एच किसको, ऑब्जेक्ट की जो लंबाई उसको एच, और इमेज की लंबाई है उसको एच डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सारी चीज़ें, सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बेटा, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबका यूज होने वाला है अभी आगे चल के। कहाँ यूज होगा, फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है, देखो भाई, मिरर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल करोगे, वन एंड ओनली 2 फॉर्मूलाज लगेंगे। वैसे 1 फॉर्मूला तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वही लगेगा, दूसरा एक्स्ट्रा है, तो 2 फॉर्मूले मान लो, 1 मत मानो, 2 मान लो, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन 2 के अलावा तीसरा कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। फॉर्मूले कौन कौन से हैं, एक तो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। एंड दूसरा फॉर्मूला है m का, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू -v/u। ये 2 फॉर्मूले, ठीक है, ये 2 फॉर्मूले भाई, 2 फॉर्मूले के ऊपर सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं मिरर के। अब देखो इस फॉर्मूले में स्मॉल f का मतलब क्या है, पीछे मैंने बताया था ना कि स्मॉल f का मतलब है फोकस दूरी या फोकल लेंथ, जिसको हम बोलेंगे फोकस दूरी या फोकल लेंथ। v का मतलब क्या है, मतलब है प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब कितना दूर है, प्रतिबिंब की दूरी यानी इमेज की डिस्टेंस, इमेज कितनी दूरी पर बनी हुई है। u का मतलब क्या है, u का मतलब है कोई वस्तु की दूरी, वस्तु कितना दूर रखी हुई है, ठीक है। सो वस्तु की दूरी यानी कि वस्तु कितना दूर रखी हुई है, ये आपकी u बोली जाती है। कहने की बात है सर, ये जो फॉर्मूला आपने बताया ना, वैसे इस फॉर्मूले को क्या बोला जाता है, इस फॉर्मूले को वैसे बोला जाता है मिरर फॉर्मूला, इसको बोला जाता है बेटा मिरर फॉर्मूला, यानी कि सर दर्पण सूत्र इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, इसको दर्पण सूत्र कहा जाता है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला है क्या चीज़ सर, मिरर फॉर्मूला हमें सिर्फ ये बताता है कि भाई फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, वो हमें रिलेशन दिया गया है और वही हमारा मिरर फॉर्मूला कहलाता है। तो फर्स्ट तो फॉर्मूला ये होगा सर। सेकंड फॉर्मूला हमारा ये है सर, जिसके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे। फॉर्मूला क्या है सर, m का मतलब मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आवर्धन, मैग्निफिकेशन या आवर्धन का मतलब होता है कि आपने कितना बड़ा ऑब्जेक्ट लिया था और कितनी बड़ी इमेज आई है, ये निकालना। यानी कि इमेज है वो आपके ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ी बनी है, यानी किसी भी मिरर ने, किसी भी दर्पण ने कितने गुना ज़्यादा बड़ी इमेज बनाई है, प्रतिबिंब बनाया है, ये निकालने के लिए हम ये लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक तो इमेज की लंबाई और अपॉन में वस्तु की लंबाई,
इन दोनों को डिवाइड कर दो, आ जाएगा कितनी लंबी इमेज बनी है। या अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ नहीं है ना, तो ये मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए, यानी कितनी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब बना है, ये निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, -v/u। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दो फॉर्मूले के बेस ऊपर बेस सारे के सारे हैं। ठीक है, चलिए इतना अगर क्लियर है, अब तीसरा पढ़ाओ। बेसिक कंसेप्ट करवा रहा हूँ। पहला मैंने बेसिक क्या बात बताई कि मिरर दो प्रकार के हैं जहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। इसमें u क्या होता है, v क्या होता है, f क्या होता है, c क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अब लास्ट पढ़ाओ क्या है, जब ये फॉर्मूले हम अप्लाई करते हैं तो f या v या u या h या h डैश, इन सब की है ना, जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि किसकी वैल्यू को पॉजिटिव पुट करना है, किसकी वैल्यू को निगेटिव पुट करना है। ये हमें बिल्कुल नहीं पता होता है किसकी वैल्यू को पॉजिटिव पुट करना है, किसकी वैल्यू को निगेटिव। तो उसके लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको 5 बातें याद करने के लिए कहता हूँ। 5 बातें टिप्स पे याद रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसकी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, किसकी वैल्यू निगेटिव लेनी है। इसके अंदर सिर्फ 5 बातें। पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि भाई कोई भी देखो, ये सारे के सारे एक प्रकार से दूरियां ही तो है, डिस्टेंस ही तो है, कोई लंबाई है कोई दूरी है, सब डिस्टेंस ही तो है सारे की सारी। कोई भी डिस्टेंस आप मेजर करते हो ना, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, हमेशा ये जो पोल पॉइंट होता है ना, चाहे कोई भी मिरर हो, कोई भी चाहे मिरर हो, कोई भी दर्पण हो, ये जो पोल होता है ना बेटा, इस पोल वाले पॉइंट से हमें डिस्टेंस को मेजर करना है। इस पोल वाले बिंदु से हमें डिस्टेंस यानी दूरियों को मापना होता, पहली बात। दूसरी बात, ये पोल यहाँ है, या इस लाइन को भी ले सकते हो, एक ही बात है वो, ये पोल से या लाइन से एक ही बात है। देखो अब मान लो आपको कोई ये ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, मैंने पहले भी आपको बताया था कि सपोज करो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की आपने डिस्टेंस मापनी है, तो कहाँ से मापोगे? पोल से। ये पोल से, देखो ये मैंने दिखा भी रखा है, ये पोल से ही होती है। पोल से मापोगे दूरी ये वाली, ये वाली, ऐसे ही मापोगे ना, बिल्कुल ऐसे मापनी पड़ेगी। अगर आपको इमेज की डिस्टेंस मेजर करनी है तो भी आपको पोल से मेजर करनी पड़ेगी। ऐसे यहाँ पे अगर आपको इस ऑब्जेक्ट की दूरी मापनी है तो पोल से मापोगे, ये इमेज यहाँ बनी थी, इमेज की दूरी मापोगे तो भी पोल से मापोगे। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि दर्पण के आगे जो इमेज रखी हुई है, दर्पण के आगे जो इमेज रखी हुई है, उनकी दूरी अगर आप ऊपर की तरफ जब भी दूरी मापोगे तो उस दूरी को हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है, उस दूरी को हमेशा पॉजिटिव। और नीचे की तरफ जब भी कभी दूरी मापोगे आप, नीचे की तरफ कभी भी दूरी मापोगे तो उसको लिया जाएगा निगेटिव में। जैसे कि मतलब इस ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट तो ऐसे है ना, तो ऊपर की तरफ मापोगे, इसी से तो मापनी होती है, या तो पोल से या इस लाइन से, तो इस लाइन से मापोगे ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव की वैल्यू लेनी पड़ेगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर आप नीचे की तरफ मापोगे, जैसे कि ये इमेज है, तो आपको इसे नीचे की तरफ मापनी पड़ेगी ना, तो ये हमेशा निगेटिव में लिखनी पड़ेगी आपको। तीसरी बात, जब भी कभी आप पोल से लेफ्ट साइड में डिस्टेंस को मेजर करोगे, जैसे ये डिस्टेंस आपको मेजर करनी थी इसकी, तो हमेशा ये किस में लेनी पड़ेगी आपको? निगेटिव में। और जब भी आप पोल से इधर मेजर करोगे डिस्टेंस को, तो वो आपको किस में लेनी पड़ेगी? पॉजिटिव में। जब भी पोल से इधर जाओगे तो पॉजिटिव में। ये 5 बात थी। पहली बात, पोल से मेजर करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर पोल से इस ऊपर की तरफ मापोगे तो पॉजिटिव। तीसरी बात, नीचे की तरफ मापोगे तो नेगेटिव। चौथी बात, अगर इधर मापोगे लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव, और राइट साइड में मापोगे तो पॉजिटिव। ये 5 नियम आपको याद रखने हैं। जब भी आप यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करो, एफ की, वी की और यू की, तो आपको ये 5 पॉइंट हमेशा क्या करने पड़ेंगे? याद रखने पड़ेंगे अच्छी प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहने की बात ये है, देखो कि इस दर्पण के अंदर, कॉनकेव के अंदर, जब भी आप फोकस दूरी मापोगे, फोकल लेंथ यहाँ से ये फोकस तक की दूरी, देखो लेफ्ट साइड में मापी ना आपने, लेफ्ट साइड में मेजर करी ना, तो फोकस दूरी आपको लेफ्ट साइड में, मैंने कहा था हमेशा वैल्यू क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो फोकस दूरी की वैल्यू हमेशा कॉनकेव मिरर के केस में क्या आती है? निगेटिव। क्या आती है? निगेटिव। और कॉन्वेक्स, कॉनकेव के केस में निगेटिव। कॉन्वेक्स के केस में देखो, फोकस दूरी आप इधर से इधर मापोगे, राइट साइड में ना, पोल से राइट साइड में मापोगे, तो यहाँ फोकस दूरी की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब जब भी आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे, जब भी आपको एग्जामिनर इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे, किस प्रकार का क्वेश्चन दे दे कि आपको कनकेव मिरर बोल दे,
आपको अवतल दर्पण बोल दे तो सीधा सीधा समझ जाइए फोकस दूरी को माइनस में लेना है, और अगर आपको कॉन्वेक्स बोल दिया जाए तो आप समझ जाइए सीधा सीधा आपको फोकस दूरी को किस में लेना है, प्लस में लेना है। दैट्स इट। ठीक है, चलिए सर अब दूसरी बात, जब भी कभी, चलो वो चीज़ मैं आपको आगे ही बताऊंगा न्यूमेरिकल के साथ में, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ज़्यादा बातें हो जाएंगी। सो मुझे ये बताओ यहाँ तक अगर क्लियर हुआ आपको, मैंने क्या क्या बताया है। मैंने बताया आपको कि दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक समतल एक गोलीय, प्लेन स्फेरिकल। प्लेन को हटा दो, क्वेश्चन नहीं आते। स्फेरिकल फिर से दो प्रकार के होते हैं, एक कॉनकेव यानी अवतल, एक कॉन्वेक्स यानी उत्तल। दो प्रकार के होते हैं। कॉनकेव होते हैं जो अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, कर्व्ड इनवर्ड। कॉन्वेक्स होते हैं जो बाहर की तरफ मुड़े होते हैं, ये लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद दो फॉर्मूलाज के ऊपर हमारे क्वेश्चन रहेंगे, एक इस फॉर्मूला जिसको मिरर फॉर्मूला कहा जाता है, एक मैग्निफिकेशन आवर्धन वाला फॉर्मूला। इन दोनों पे क्वेश्चन रहेंगे। इनके अंदर क्या चीज़ें एफ, वी और यू, ये क्या क्या होते हैं वो हम पहले ही कर चुके। अब साइन आपको कैसा लेना है वो भी मैं आपको बता चुका। चलिए, तो बेसिक हमारा बेटा बिल्कुल कंप्लीट हुआ। बेसिक हमारा बिल्कुल कंप्लीट हुआ। जिस बच्चे को अगर समस्या हुई यहाँ तक ये बेसिक बातें जानने में या सीखने में, दोबारा से वीडियो को रिपीट कर लेना एक बार, फिर दोबारा और समझ में आ जाएंगे आपकी। बाकी एक कंसेप्चुअल पोर्शन था जो मैं आपको कंसेप्ट के रूप में करवाता हूँ जब चैप्टर करवाऊंगा। ठीक है, तो आज का चैप्टर सिर्फ न्यूमेरिकल्स का है, तो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं अब इसके बाद में। सो इसको मैं सारे को इरेज कर देता हूँ और न्यूमेरिकल्स बेटा हम करने शुरू करते हैं। चलिए सो क्वेश्चन आपके सामने मैंने राइट कर दिया है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं। ठीक है, जितना भी हमने बातें अभी बेसिक किया था इस मिरर के बारे में, अब उसी मिरर के बारे में न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यानी कि जितना हमने अभी पढ़ा था, जो बेसिक मैंने आपको एक रिवाइज करवा था पीछे कंसेप्चुअल का, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, सो देखिए स्टूडेंट्स, पहली टाइप का क्वेश्चन, तीन टाइप में आपको करवाऊंगा, तीनों टाइप के करने के बाद मिरर से इसके अलावा कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं बन सकता आपके एग्जाम में। सारी बातें सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, कितना भी लैंग्वेज घुमा लेगा, अगर तीन टाइप में आपको करवाऊंगा या आपको क्लियर हो गए, दैट्स इट, कंप्लीट है। उसके बाद फिर अगली क्लास लेंस के ऊपर जो न्यूमेरिकल उसके ऊपर होगी। अगर मिरर वाले आपको समझ में आ गए, सो लेंस वाले में आपको कोई समस्या नहीं होनी, फिर वो ईजी हो जाएंगे। देखिए दोनों लैंग्वेज में मैंने लिखा है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। देखिए हिंदी में लिखा है, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर, 3 मीटर है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कितनी है, 3 मीटर। कहने की बात है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। पहली बात है कि सर जो हमें दिया गया है वो कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है सर, कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है सर, यानी कि सर उत्तल दर्पण दिया गया है। हमें जो दिया है सर वो उत्तल दर्पण दिया है, पहली बात। ठीक है सर, ठीक है। और इसने बोला कि सर रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या, इसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको आर से शो करते हैं या वक्रता त्रिज्या, वो दे रखी है सर 3 मीटर। वक्रता त्रिज्या दे रखी है सर 3 मीटर। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मैंने आपको बताया था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है सर, और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब भी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी हो तो फोकस दूरी निकालने में बिल्कुल भी देरी ना करें। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सर जो फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी होती है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, यानी कि सर कितनी आएगी, 1.5 मीटर। यानी कि सर फोकस दूरी भी आ गई हमारे पास। फोकस दूरी कितनी आ गई सर, 1.5 मीटर। ठीक है सर, चलिए सर, ये पहली लाइन का हमने मतलब निकाला। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, उसकी हाफ होती फोकस लेंथ, मैंने बताया था अभी आपको। उसका यदि इस उत्तल दर्पण द्वारा बस की दूरी 5 मीटर निर्धारित की जाती है, यानी एंड द डिस्टेंस ऑफ बस इज 5 मीटर, यानी इस दर्पण, इस मिरर के सामने एक बस है जो कितनी दूरी पर है, 5 मीटर पर। यानी बस यानी ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी बता रखी है, 5 मीटर, 5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट की दूरी को हम क्या शो करते हैं, यू। ऑब्जेक्ट की दूरी को शो करते हैं यू, और यू जो है आपकी ऑब्जेक्ट की दूरी है। सो देखिए, ऑब्जेक्ट जो होता है वो मिरर के सामने, किसी भी मिरर है उस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जो है वो इधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है ना। तो लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस आप मेजर करते हो, मैंने बेटा क्या बताया था आपको, किस चीज़ की लेनी पड़ेगी, माइनस की। तो ये ले लिया आपने -5, यू की वैल्यू -5 मीटर। और एक चीज़ और मैंने कहा था कि फोकल लेंथ अगर कनकेव मिरर है तो नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव। तो ये देखो कौन सा है, कॉन्वेक्स है, ये उत्तल दर्पण है, तो फोकल लेंथ आपको किस चीज़ की लेनी है, पॉजिटिव ही रखनी है, नेगेटिव नहीं करना। लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वस्तु की दूरी जो होती है, वस्तु आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया भी था कि ये कोई आपका मिरर है तो ऑब्जेक्ट तो इसी साइड में होगा ना। अब वो बस है, वो बस इसी साइड में तो होगी। तो अब ये देखो, ये पोल था, पोल से लेफ्ट साइड में कुछ भी आप मेजर करोगे तो मैंने कहा था किस चीज़ का लिया जाएगा,
निगेटिव का। पॉजिटिव साइड इधर मेजर करोगे तो किस चीज़ का लिया जाता है, पॉजिटिव का। ऊपर की तरफ मेजर करते हो तो क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। नीचे की तरफ कुछ भी हो तो क्या लिया जाता है, निगेटिव। ये 4 बात मैंने आपको बताई थी। और सब कुछ कहाँ से मेजर करते हैं, इस पोल से ही मेजर करते हैं या इस लाइन से मेजर करते हैं। ठीक है सर। अब इसने पूछा क्या, तो बताइए प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति क्या होगी। यानी कि इसने पूछा कि भाई जो इमेज है वो कितनी दूरी पर बनेगी, किस आकार की, किस साइज की बनेगी, और उसका नेचर क्या होगा। नेचर का मतलब है कि वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, या वर्चुअल और इरेक्ट होगी, यानी आभासी होगी कि वास्तविक होगी, कैसी होगी, सीधी होगी कि उल्टी होगी। ये सारी बात इसने पूछी है। लिख लो पहले, आपको निकालना क्या है। पहली बात तो आपको निकालना है वी सर, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज आपको निकालना है। वी का मतलब है सर डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें निकालना, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज आपको क्या निकालना, साइज यानी मैग्निफिकेशन, आवर्धन, साइज कितना बड़ा है, कितनी बड़ी इमेज बनी है सर। नेचर का मतलब रियल है कि इन्वर्टेड है, कैसी है, आभासी है, वर्चुअल है, कैसी, सारी चीजें हमें देखनी है यहाँ से। मुख्य रूप से कैलकुलेशन ये करनी है, ये एस्टिमेट होता है, रियल इन्वर्टेड वाला एस्टिमेट होता है, कैलकुलेट 2 चीजें की जाती हैं। ठीक है, शुरू करें। देखिए आपके पास में f की वैल्यू है, आपके पास में u की वैल्यू है, निकालनी है v की। और इन तीनों के बीच में तो एक रिलेशन होता है, उसको हम पहले से जानते हैं। क्या रिलेशन होता है इनके बीच में, इनके बीच में एक रिलेशन होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। एक ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में। ठीक है, ये रिलेशन होता है। अब इसी रिलेशन के अंदर अगर हम आए, पुट करते हैं, 1/f की वैल्यू कितनी है 1.5 इज इक्वल टू 1/v, v की तो निकालनी है, और प्लस u की वैल्यू क्या है 1/ और माइनस का 5 लेना है। मैंने कहा था ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ठीक है सर। अब क्या करेंगे हम, अब इसी के अंदर v की वैल्यू निकालनी है ना, इसको यहीं रखो। अगला स्टेप क्या होगा, 1/v को तो वहीं पे रख लो, और इधर क्या था आपको 1/1.5, और ये माइनस का है, इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का, प्लस का हो जाएगा सर 1/5, ये हो गया। ठीक है, पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लगा सकते हो। अगला स्टेप में अगर इसको तुम सोल्व करोगे तो 15 LCM आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है सर, ये 10 का 10 प्लस में ये 13 और उधर 1/v। अगला और स्टेप चलोगे तो 13/15, ये वैल्यू आ गई किसकी, 1/v की। v की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में v की वैल्यू निकालोगे तो ये पलट के 15/13 हो जाएगा, और इसको तुम सोल्व करोगे तो 1.15 मीटर, प्लस की पॉजिटिव में आंसर आया 1.15 मीटर। तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास। v की वैल्यू क्या आई हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ 1.15 मीटर। ये v की वैल्यू आई है सर हमारे पास। यानी कि जो हमारी इमेज है वो पोल से कितनी दूरी पर बनेगी सर, 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगी। इसका मतलब क्या है सर, देखिए v की पहला मतलब तो ये कि v की वैल्यू आ गई जो एग्जामिनर ने हमसे पूछा था। दूसरा इस बात का मतलब क्या होता है, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आती है, अगर आपके v की वैल्यू डिस्टेंस ऑफ इमेज अगर आपकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है, तो याद रखना इसका इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि जो आपकी इमेज बनी है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि भाई अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, v की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब होता है कि जो आपकी इमेज है ना, वो इमेज वर्चुअल होगी। वो इमेज क्या होगी, वर्चुअल का मतलब है आभासी होगी वो आपकी इमेज, पहली बात। दूसरी बात, जो भी आभासी इमेज होती है वो हमेशा आपकी इरेक्ट होगी, यानी कि सीधी बनेगी। इरेक्ट यानी कि कैसी बनेगी, सीधी। तो v की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब साफ साफ। तो देखो नेचर हमारे पास पहले से ही आ गया ना इमेज का, कैसा नेचर है, वर्चुअल है, आभासी, और इरेक्ट यानी सीधा। ये बात होगी। अब बात रहेगी सर साइज की। साइज का कैसे पता किया जाए, तो साइज कैसे निकालते हैं। साइज के लिए मैंने कहा था एक फॉर्मूला आपको बताया था जिसका था m का फॉर्मूला। ठीक है, और उसका क्या था फॉर्मूला, h'/h। अगर h' का मतलब जो इमेज कितनी लंबी है उसकी वैल्यू, और ऑब्जेक्ट कितना लंबा था। तो हमें एग्जामिनर ने ना तो इमेज की लंबाई बताई थी और ना ही हमें ऑब्जेक्ट की बताई थी।
तो मैंने आपको कहा था एक और फॉर्मूला होता है क्या, -v/u। इससे भी आप पता कर सकते हो कि जो इमेज बनी है वो कितनी बड़ी या छोटी बनी है। कैसे, देखो रखो -v, v की वैल्यू कितनी आई है 1.15, ठीक है, और माइनस है तो माइनस को रखो। u की वैल्यू और रखो, u की वैल्यू कितनी थी, u की वैल्यू -5 थी, -5, माइनस से माइनस कट गया ये हमारे पास। अब पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लगा दो। अब तुम इसको डिवाइड करोगे 115 को 500 से, सो अप्रोक्सीमेटली आएगा आंसर 0.23 मीटर, 0.23 मीटर। ये वैल्यू आ गई m की। m का मतलब कितनी बड़ी इमेज बनी, कितने गुना बड़ी इमेज बनी है। सो देखो भाई, अगर m की वैल्यू, पहली बात तो m की वैल्यू, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो सेम वही बात है जैसे v की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब जो होता है वही मतलब होता है m की वैल्यू पॉजिटिव का, कि इमेज कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। अब छोटी बनेगी या बड़ी, वैल्यू से कैसे पहचानोगे आप, अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी अगर आंसर आता है m का, तो इमेज बनेगी छोटी। इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, ठीक है। कितने गुना छोटी, 0.23 गुना, 0.23 गुना छोटी, 0.23 गुना छोटी बनेगी, ठीक है ना। तो इमेज कैसी बनेगी, नेचर के अंदर एक और बात है स्मॉल, छोटी इमेज बनेगी। ये हो गया पूरा नेचर, नेचर हो गया, आकार हमें पता लग गया कि कितनी बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट था उससे कितने गुना इमेज बनेगी, 0.23 गुना इमेज बनेगी। तो देखो तीनों बातें होगी, इमेज कितनी दूरी पे बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, इतने गुना बनेगी, छोटी है इतने गुना, 1 से छोटी वैल्यू होती है इसका मतलब छोटी इमेज बनेगी, यहाँ पर 1 से बड़ी वैल्यू होती है इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी बनती है आपकी, ठीक है। और v की वैल्यू या m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती है तो इसका मतलब होता है इमेज आपकी कैसी है, वर्चुअल यानी आभासी है और इरेक्ट यानी सीधी है। सो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन था, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। और सारे के सारे बच्चे कमेंट्स जरूर करें, और ये जो जितने भी आपको मैं कंसेप्ट करवा रहा हूँ आज, इस सारे के सारे कंसेप्ट का जो PDF है आपको वो अपनी जो एप्लीकेशन है ना प्ले स्टोर पे, असीम भारद्वाज नाम से प्ले स्टोर पे आप जाओगे तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। सो उस एप्लीकेशन के ऊपर स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसका PDF मिल जाएगा जो काम मैंने आज आपको करवाया है। इसके अलावा स्टोर वाले ऑप्शन पे आप जाओगे तो आपको क्लास वर्क, पूरे क्लास के नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पे, और इसी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए अगर आपको मेरे हाथ से बनाए हुए क्वेश्चंस लगाने हैं पूरी साइंस के टॉपिक वाइज, वो भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। या जो बच्चा SSC के लिए प्रिपेयर करना चाहता हो तो टेस्ट सीरीज, हज़ारों टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। चलिए, सो अगले क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ मैं एक बार। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड टाइप क्वेश्चन की, जिस प्रकार से क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं यहाँ से बेटा। सो देखिए, समय व्यर्थ नहीं करेंगे बिल्कुल भी हम व्यर्थ की बातों पे, सिर्फ कंसंट्रेट रहेंगे अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। इसके लिए फिर कभी लाइव क्लास लगा लेंगे जब आप लोगों से रूबरू होना होगा नोटिफिकेशन के साथ, तब हम जम के बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक्सपेक्टेशन ना करें बच्चे कि हम आपस में कुछ वार्तालाप करेंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। चलिए, सो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या है, कोई 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि साफ प्रतिबिंब प्राप्त हो। इंग्लिश में है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग kept at a distance of 25 centimeter of a concave mirror of focal length 15 centimeter, how far a surface placed to get clear image। इसने कहा कि भाई फर्स्ट थिंग देखो यहाँ से, इसने कहा 4 सेंटीमीटर आकार है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु जो है ना, कोई भी वस्तु है 4 सेंटीमीटर लंबाई की है। अब वस्तु की लंबाई को h से शो करते हैं ना, मैंने आपको बताया था, तो वो इसने दे दिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है सर, 4 सेंटीमीटर दे दिया इसने। अब ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है वस्तु की, उसको प्लस में लिखते हैं, पॉजिटिव में, बिल्कुल लिख दिया, मैंने सिखाया था आपको ये बात। अब फोकस दूरी भी दे रखी है सर, एफ की वैल्यू दे रखी है सर, कितनी, 15 सेंटीमीटर। और सर ये अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में मैंने कहा था फोकस दूरी किस चीज़ के लिए जाती है, नेगेटिव माइनस के लिए जाती है, शुरुआत में मैंने आपको पॉइंट बताया था, ठीक है सर। अब बोल रहा है
कि कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि इमेज साफ दिखे। कहने की बात है कि ये आपसे पूछना चाह रहा है कि इमेज कितनी दूरी पर बनेगी साफ साफ, हाउ फार एन इमेज फॉर्म्ड, यानी कितनी दूरी पर इमेज साफ साफ बनेगी इसकी। तो इमेज की दूरी पूछ रहा है, इमेज की दूरी का मतलब आपसे v की वैल्यू पूछ रहा है ये। और साथ में एक चीज और दी इसने, ये ऑब्जेक्ट की दूरी भी दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी 25 सेंटीमीटर दूर रखा है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देने का मतलब है u की वैल्यू दे रखी है कितनी 25, और ये वैल्यू किस में होगी, माइनस में। मैंने कहा था ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेफ्ट साइड में होता है ना ऑब्जेक्ट, तो लेफ्ट साइड के साइड डिस्टेंस नेगेटिव में होती है। तो ये दे 25 सेंटीमीटर। अब इन वैल्यूज का यूज करके हमें v की वैल्यू निकालनी है, निकालेंगे। हमारे पास v वगैरह की वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला होता है, वही सेम फॉर्मूला हमारे पास होता है। ये रहा सर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। रखिए f की वैल्यू 1/- का 15, v की वैल्यू तो निकालनी है हमें, और u की वैल्यू 1/-25। ठीक है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 1/-15, उधर 1/v तो है ही, इधर आके प्लस का हो जाएगा ये 1/25। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, इसको अब आप कैलकुलेट करोगे यहाँ से, तो v की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, v की वैल्यू आप निकालोगे इसको कैलकुलेट करके बेटा, तो v की वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 37.5 के आसपास, 37.5 के आसपास वैल्यू आ जाएगी आपकी v की। ठीक है, किसकी वैल्यू आएगी, आपकी v की आएगी 37.5 के आसपास। और ये वैल्यू प्लस में आएगी या माइनस में आएगी वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आपकी माइनस में आएगी बेटा, माइनस में, इसको सोल्व करोगे तो माइनस में आएगी। सो v की वैल्यू आ गई -37.5 सेंटीमीटर। अब देखो, अब आपको इतना तो याद हो गया होगा कि v की वैल्यू अगर माइनस में है, देखो पीछे v की वैल्यू प्लस में थी, तो मैंने कहा था इमेज आपकी कैसी बनती है, इमेज आपकी कैसी बनती है, मैंने कहा था वर्चुअल और इरेक्ट, आभासी और सीधी। v की वैल्यू अगर माइनस है तो इसका मतलब इमेज जो आपकी बनेगी ना इस केस में, वो कैसी बनेगी, रियल यानी वास्तविक। वैसे इस क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, ये जस्ट हम अपनी मर्जी से बता रहे। क्वेश्चन में तो सिर्फ v की वैल्यू पूछी थी, वो हमने निकाल चुके। लेकिन अगर आपसे पूछ ले नेचर, तो बताओगे रियल और इन्वर्टेड। निगेटिव का मतलब होता है कि जो इमेज है ना वो वास्तविक और उल्टी बनेगी, माइनस का मतलब होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो v की वैल्यू पूछी थी, तो आप बता दोगे इतनी दूरी पर पर्दे को रख दो, वहाँ पे इमेज साफ बनेगी आपकी। तो v की वैल्यू पूछी थी, हमारी आ गई। अगर आपसे पूछ ले साइज वगैरह के बारे में, तो क्या करोगे, फिर आपको साइज वाली बात जहाँ पे आती है, फिर आपको किसकी वैल्यू निकालनी होती है, m की। m के लिए फॉर्मूला h'/h, अगर ये ना हो तो -v/u, ये होता है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है h' की वैल्यू तो निकालनी है आपको, इमेज कितनी बड़ी बनेगी। h की वैल्यू आपको दे रखी है, h की वैल्यू शुरुआत में दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद माइनस v की वैल्यू आपके पास अभी अभी आई है माइनस का 37.5, अपॉन में u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 25। इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे 4 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा या 4 मल्टीप्लाई में अपॉन माइनस का 25 था। ठीक है, सो अब इसको आप सोल्व करो, h' की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इमेज कितनी लंबी बनी है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। यहाँ इमेज कितनी बड़ी बनेगी उसकी वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी। तो अगर पूछे, तो जो भी पूछे आपसे, साइज किसी चीज़ का पूछे, दूरी पूछे, सब निकाल सकते हैं। 2 ही फॉर्मूले हमारे बेटा अप्लाई होने यहाँ पे। सो क्लियर है, हमारा क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक था कि इसकी वैल्यू बताओ। आगे तो मैंने जस्ट आपको बता दिया, अगर आपसे साइज पूछ रहे तो m का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, कई बार m का फॉर्मूला हम अकेला यहाँ तक लगा देते हैं, कई बार सिर्फ ये ले लेते हैं m का फॉर्मूला, कई बार m के फॉर्मूले से दोनों ले लेते हैं, इक्वल टू में रख देते हैं। तो जैसी चीज़ें हमें दे रखी हो ना, उसी हिसाब से इसमें से कैसा भी यूज़ कर सकते हो आप, कभी भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इस चीज़ के ऊपर। सो ये सेकंड क्वेश्चन था। अब इसके बाद बेटा तीसरा क्वेश्चन हो, देखो लास्ट, उसके बाद मिरर से बनने वाले सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपके क्लियर, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आना है। चलिए थर्ड और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी चैप्टर का हमारा, जिसके बाद सारे के सारे टाइप्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको बोला है कोई अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का मतलब बेटा कॉनकेव मिरर, कोई भी कॉनकेव मिरर का केस दे रखा आपको। इसने मतलब अपने सामने 10 सेंटीमीटर पर रखी किसी वस्तु, यानी 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है, कोई ऑब्जेक्ट है
जो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। यानी u की वैल्यू आपको दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट किसी वस्तु की दूरी जो होती है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में कोई भी डिस्टेंस होगी नेगेटिव ली जाती है, मैं आपको समझा चुका। इसने कहा कि उसका आकार में 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यानी रियल इमेज बनाता है। कहने की बात है रियल इमेज बनाता है। रियल इमेज जब भी होती है तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि हमेशा जो m की वैल्यू होती है वो होती है निगेटिव। m की वैल्यू क्या ली जाती है, निगेटिव, या v की वैल्यू भी निगेटिव ली जाती है, ठीक है, वो अपने आप आएगी। देखो तो 3 गुना यानी 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी 3 टाइम मैग्नीफाइड का मतलब m की वैल्यू दे रखी है 3, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो m की वैल्यू दे रखी है -3। तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी v की वैल्यू पूछी है इसने आपसे, v की वैल्यू पूछी है, सिंपल सा लगा दो। m दे रखा तो m का ही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। m का फॉर्मूला होता है -v/u, किया था हमने पीछे। m के 2 फॉर्मूले किए थे, या तो h'/h या -v/u, कोई भी लगा दो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले से काम चल जाएगा हमारा। m की वैल्यू दे रखी है -3, माइनस का v/u, u की वैल्यू माइनस का 10, कट गया यहाँ से। v की वैल्यू निकालनी है 3, इससे मल्टीप्लाई माइनस का 30, तो v की वैल्यू होगी -30, यानी माइनस, मैंने कहा था ना v की वैल्यू माइनस होती है रियल इमेज में, इसने रियल इमेज बोला था, तो m की वैल्यू भी निगेटिव होती है और v की अपने आप निगेटिव आ गई। हमसे तो ये पूछा था कि v की वैल्यू क्या आती है, हमारा आंसर -30, यानी इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, पोल से -30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके मिरर से बनने वाले जो क्वेश्चन है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। कंप्लीट बिल्कुल मैंने कंसेप्ट आपको करवा दिया। थोड़ा सा भी आपका पहले से क्लियर है तो बिल्कुल समस्या नहीं हुई होगी। अगर पीछे से बेस कमजोर है, चैप्टर आपने अच्छे से नहीं कर रखा, डीपली लेंस मिरर के बारे में नहीं पढ़ रखा, तो आप इसी वीडियो को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो। 2 से 3 बार देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो जितने मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, सारे के सारे इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो का जो लिंक है उसको अपने स्टेटस पे लगा ले। सारे के सारे बच्चे, जितने भी आपके साथी हैं, सभी साथियों तक इस लिंक को पहुंचा दें, ताकि एक ही वीडियो, लगभग 1 घंटे की वीडियो हो गई है, इसी एक ही वीडियो के अंदर मिरर से बनने वाले सारे न्यूमेरिकल्स आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 से 3 बार देखें इस क्लास को, ताकि अच्छे से दिमाग में पुट हो जाए ये बातें। उसके बाद लेंस से बनने वाले न्यूमेरिकल्स अगली क्लास में मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपको पता है न्यूमेरिकल लेंस और मिरर से ही बनते हैं आपके फिजिक्स में। चलिए, सो मिलते हैं अगली क्लास में। सब तक के लिए जय हिंद।